सो देखते हैं आप लोग 2026 में अकाउंटिंग जॉब के लिए कितने तैयार हैं। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप जॉब में जाते हैं, रिजेक्शन भी फेस करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं और हम उन सवालों के आंसर नहीं दे पाते। और कई बार क्या होता है, आमने सामने जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू में होते हैं तो आपको आते हुए भी आप आंसर नहीं दे पाते। तो वो जो हेजिटेशन होती है, वो कहीं न कहीं आपकी कॉन्फिडेंस न होने की वजह से होती है या आपके अंदर स्किल की कमी, नॉलेज की कमी होने की वजह से होती है और हम प्रॉपर तरीके से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि प्रैक्टिकली आप तैयार हो गए हो, जैसे कोर्स में आपने चीज़ें सब सीख ली, आपसे कोई पूछता है तो आप बता नहीं पाते हो। तो ये भी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम रहता है कि आता सब कुछ है लेकिन बता नहीं पाते। आप उनको एक पेपर दे दो कि ये प्रैक्टिकल करके प्रोजेक्ट बना के बैलेंस शीट, पी-एन-एल बना के बता, तो वो बना के दे देंगे। लेकिन आप उनको बोलोगे कि इसको समझा दे, तो वो समझा नहीं पाते। तो देखिए, इंटरव्यू एक ऐसी जगह होती है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलने वाला है। वहाँ आपसे वर्बल क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे और आपको वर्बली उनके आंसर देने होते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट आपका जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आएगा। तो सिलेक्शन से पहले तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू में जब जाओगे तो वर्बल क्वेश्चन से पूछने वाले हैं। तो मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछूँगा अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यू से संबंधित, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हज़ारों स्टूडेंट्स को जब हम जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, तो सामने वाले उनसे जो सवाल पूछते हैं, वो बच्चे जो जवाब देते हैं, वो हमें कंपनियाँ भी या कॉर्पोरेट्स या एचआर भी बताते हैं कि सर हमने ये पूछा, ये इसको नहीं आया। बच्चे आके भी बताते हैं कि मुझसे ये पूछा गया, मुझे ये नहीं आया। तो वही अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या टेक्निकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उनको आपको कैसे आंसर देना होता है। आपके पास उस वक़्त सोचने का समय नहीं होगा कि सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कॉपी पेन लेके बैठता हूँ, आपने जो पूछा है पहले एनालिसिस करता हूँ, फिर बताता हूँ। ये मौका नहीं मिलने वाला। सो हमेशा रेडी रहिए इंटरव्यू के लिए कि आप इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दें और कोर अकाउंटिंग से जुड़े हुए जो एफएक्यूज़ हैं, जिन पे हम चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट पे चर्चा करेंगे कि यार प्रैक्टिकली मेरे से अगर अकाउंटिंग जॉब में जो इंटरव्यू सवाल किए जाएँगे बेसिकली, उसको मेरे को कैसे आंसराइज़ करना है। तो क्या आप रेडी हैं? मैं जैसे ही सवाल पूछूँगा, आपको अपने मन से आंसर बता देना है, फिर मेरा जब आंसर आएगा तो आपको कंपेयर करना है कि आप कितने सही हैं। और आप नोट डाउन भी करिएगा, मान मान लो मैंने आज की इस वीडियो में 15 सवाल पूछे, तो आप ये भी अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपको 15 में से आपके कितने सही थे। तो इससे सीखने को मिलेगा और उसके बाद जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर सामने वाले ने आपसे पूछा कि माना कि मैं राजस्थान का हूँ और मैं एक गुजरात की पार्टी से कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जिस पे जीएसटी की रेट 18% है। तो बताइए आपकी बुक्स में यानी हमारी बुक्स में, राजस्थान वाले की बुक्स में क्या एंट्री होगी? प्रैक्टिकल है, क्या एंट्री होगी? अब आपके पास ज़्यादा समय सोचने का कभी नहीं मिलने वाला है कि आप बोलोगे सर मैं एक बार सोच के बताऊँ, आपको इमीडिएटली आंसर देना। तो देखिए आपको इस केस में हमेशा ये पता होना चाहिए जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई है ये। हमारे लिए परचेज़, हम बायर हैं, हमने खरीदा है, परचेज़ है हमारे लिए। तो परचेज़ के केस में हम क्या एंट्री करेंगे? हम परचेज़ दिखाएँगे, कितनी? 1 लाख रुपए से। और अगर वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड होगा तभी तो उसने इंटर स्टेट सप्लाई की है, बाकी तो कर ही नहीं सकता। तो उसने डेफ़िनेटली आपसे 18% जीएसटी लिया होगा। तो वो जीएसटी आपके लिए एक तरह से इनपुट है, ज आपको अपनी जीएसटी आप 3B में उसको क्लेम करना, 2B में नज़र आएगा, वो आईजीएसटी है। इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? आईजीएसटी। और जो जीएसटी हमने परचेज़ करते वक़्त चुकाया, वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाता है। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, हम उस पार्टी का नाम यहाँ पर अकाउंट ओपन कर देंगे 1,18,000 से, ये एंट्री होगी। अगर हमसे ये सवाल पूछा गया कि आपने उस पार्टी को इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दिया या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया, तो आपको यहाँ पर सप्लायर नहीं बोलना है, इसकी जगह पर आपको टू अपना जो बैंक अकाउंट है वो बोलना है। तो ये ऑल्टरनेट देखिए कई बार क्या होता है ना, सामने वाला सवाल पूछता है, हम उसका जवाब दे देते हैं। वो इमीडिएटली अपना सवाल चेंज कर देता है।
हमें इमीडिएटली अपना जवाब चेंज करना होता है। उसने बोला कि यार हमने तो पेमेंट कर दिया था, तो क्या एंट्री करोगे? तो मैं वहाँ सप्लायर को खड़ा थोड़ी करूँगा। मैं फिर उस केस में अपना बैंक अकाउंट रीड करूँगा। ऑलराइट? सो ये मेरा पहला सवाल जो प्रैक्टिकल वे में आपसे पूछा गया और आपने इसका जवाब दे दिया। अब दूसरा सवाल, मुझे ऐसी कोई एक एंट्री बताओ, एनी एंट्री जिसमें सेल्स अकाउंट डेबिट होता हुआ नजर आए। सेल्स अकाउंट क्या हो? डेबिट हो। अब आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। देखिए मैं सारे सवाल आपको जो पूछ रहा हूं ना, वो सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ना 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 ना, सेल रिटर्न नहीं कह रहा हूं मैं, सेल्स अकाउंट डेबिट कब करना है? सेल्स रिटर्न तो ठीक है कि भाई माल बेचा, तो देखिए क्या होता है इस परिस्थिति में, आप समझिए कैसे एंट्रियां पास करते हैं हम सेल की। जब भी हम किसी को भी गुड्स सप्लाई करते हैं, तो जो सामने वाला कस्टमर होता है जिसे या उसका अकाउंट या उसने पेमेंट कर दिया तो टू बैंक या कैश अकाउंट आप डेबिट करते हो, राइट? टू सेल करते हो। और टू इसके साथ अगर आपने कोई टैक्स लिया है, जैसे मान लो मैंने आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी लिया है सपोज, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो मैंने अपने ही राज्य में 1 लाख रुपए की सेल की, ठीक है? तो 1 लाख पे मान लो मैंने 9,000 का सी जीएसटी, 18% के हिसाब से 9%, ठीक है? 9,000 का एस जीएसटी जोड़ दूंगा और कस्टमर के नाम पर मैं 1,18,000 डेबिट मार दूंगा, या फिर उसने पेमेंट किया है तो मैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। ये एंट्री आप सेल करते वक्त करते हो। लेकिन आपसे ये सवाल नहीं पूछा है कि सेल करते वक्त क्या एंट्री करनी है। आपसे क्या सवाल पूछा है कि सेल्स अकाउंट कौन सी एंट्री में डेबिट होता है? इस केस में तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आपसे पूछा है डेबिट कब होता है साहब? अब मेरे को पता है आप क्या आंसर दोगे। जैसे अभी आपने मनीषा ने आंसर दिया कि भाई सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न के केस में तो आप सेल रिटर्न को डेबिट करते हो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू कस्टमर करते हो आप उस केस में। सेल रिटर्न का मतलब है गुड्स वापस आपके पास आ रहा है, बेचा हुआ माल आपकी इन्वेंट्री को भी इंक्रीज करता हो। लेकिन सेल्स को डेबिट कब मारते हैं? तब मारते हैं जब, देखिए जब हम सेल करते हैं तो बिल कौन बनाता है? टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है? हम बनाते हैं। बनाते हैं। अब क्या क्या होता है कि जब आप सेल कर देते हो, तो कई परिस्थितियां ऐसी बनती है जब आपको सेल की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ता है, जैसे पोस्ट सेल डिस्काउंट। पोस्ट सेल डिस्काउंट, याद रखिएगा। पोस्ट सेल डिस्काउंट हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि हमने ज्यादा वैल्यू से बिलिंग कर दी, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि क्वांटिटी कम थी, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि वैल्यू कम थी, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि जीएसटी की रेट कम थी। तो उस केस में क्या होता है, हमें अपनी इनवॉइस की वैल्यू को क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है। तो जब भी आपको किसी भी वजह से अदर देन सेल रिटर्न, अदर देन सेल रिटर्न, सेल की वैल्यू को रिवर्स करना या कम करना है, जैसे मान लो मुझे ये लगा कि यार ये तो बिल तो 90,000 का ही बनना चाहिए था, मैंने कितने का बना दिया गलती से? 1 लाख का बना दिया, माल तो चला गया। समझ रहे? माल तो 90 का ही गया है, एक्चुअल में माल वापस नहीं आ रहा है। एक्चुअल में माल 90 का ही गया है, बिल गलती से 1 लाख प्लस जीएसटी का बन गया। अब माल सेल रिटर्न में तो क्या होता है, इन्वेंट्री वापस से बढ़ती है आपकी, लेकिन ये सेल रिटर्न नहीं है। अगर आप इसको सेल रिटर्न दिखाओगे तो गुड्स की वापस से इनकमिंग दिखानी पड़ेगी, जबकि गुड्स तो इनकमिंग हो ही नहीं रहा है। सो इन दैट केस आपको ये रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है। 10,000 रुपीज से सेल को डेबिट मारोगे, उसके ऊपर जो भी आउटपुट सीजीएसटी है जीएसटी को आप डेबिट करोगे उसी रेशियो में, और टू कस्टमर करोगे। तो उस केस में जब आप अपना इनवॉइस बना चुके हो और किसी वजह से आपको इनवॉइस की वैल्यू को क्या करना पड़े? डिक्रीज करना पड़े, याद रखिएगा, तो आप सेल्स को उस केस में क्या करते हो? डेबिट करते हो, राइट? उस केस में सेल्स को क्या करते हो? डेबिट करते हो, अलोंग विथ जीएसटी के लेजर। तो ये कभी भी ध्यान देना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेल्स को किन केसेस में हम डेबिट करेंगे, कि सर जब भी हम बिल की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, रिटर्न के मामले में नहीं, दूसरे मामलों में किसी वजह से, तो हम वापस से हमारी बताई गई सेल को कम करेंगे, हमारी इनकम को रिड्यूस करेंगे। वो क्या क्या मामले हो सकते हैं? वो मामले हो सकते हैं कि हमसे गलती से गलत टोटलिंग से बिल बन गया, गलत अमाउंट से इंक्रीज्ड अमाउंट से इनवॉइस बन गया, इंक्रीज जीएसटी रेट लग गया, या जो भी है ज़्यादा क्वांटिटी से हमने इनवॉइस प्रिपेयर कर लिया जबकि एक्चुअल में कम क्वांटिटी गई, तो उस केस में फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, तीसरा सवाल,
नंबर 3, मान लो आपकी बैंक में एफडी एफडी करवा रखी है, एफडीआर है आपकी 5 लाख रुपए, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मान लो 10% है, और ये एफडी के ऊपर जो मैच्योरिटी पीरियड है यानी जो टाइम है वो 5 साल के लिए है, और ये एफडी आपने मान लो पहले ही दिन किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2026 को ये एफडी करवाई है मान लो। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो 10% ब्याज है तो साल के एंड में यानी 31 मार्च को 2027 को आप क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए मैं केस स्टडी के साथ आंसर दे रहा हूँ। अगर मैंने 5 लाख रुपए की एफडी करवाई है साल के पहले ही दिन, किसी फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन, जिसमें मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10% पर एनम, और 5 साल के लिए एफडी है, ठीक है। और ये अब एक और चीज बताता हूँ, ये एफडी में ब्याज जो है वो एक्रूड है। एक्रूड का मतलब होता है कि एफडी के अमाउंट में ब्याज जाके क्या होगा, जुड़ेगा। अब आपको ये पूछा जा रहा है 31 मार्च को आपको क्या एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास करोगे? एफडी तो 5 साल के लिए करवाई है, छठे 5वें साल के एंड में यानी छठे साल में जाके एफडी आप ब्रेक करोगे, अलोंग विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा मिलेगा। तो हर साल के एंड में मुझे क्या करना था? अकाउंटेंट में परीक्षा है ये आपकी भैया, और सीनियर लेवल की परीक्षा है। 50,000 कमाने, 60,000 कमाने, 80,000 कमाने, सपने तो है हमारे, लेकिन क्या हमारी तैयारी सपनों के जैसी है? सोचना पड़ेगा इधर। चलिए मैं बताता हूँ। पहला साल खत्म होगा तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, तब आप एंट्री क्या करोगे? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को फाइनलाइजेशन के वक्त, बुक्स की क्लोजिंग के वक्त आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। कितने अमाउंट से पास करनी पड़ेगी? 5 लाख का 10% मान लो पूरे साल बनेगा, क्योंकि एफडी पहले ही दिन कराई थी, तो पूरे साल का ब्याज बनेगा, मान लो 50,000 का ब्याज बनेगा, तो ये 50,000 से एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक चीज और आती है इसमें, टीडीएस। अगर बैंक ने टीडीएस काटा है तो फिर इस एंट्री में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, यहाँ पर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए से, 10% टीडीएस होता है, और ये जो अमाउंट एक्रूड इंटरेस्ट है वो 45 से हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है टीडीएस कटता है या नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो पहले जो मैंने एंट्री पास की वो होगी, अगर कटता है तो ये एंट्री पास होगी। इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर आप ये एंट्री प्रैक्टिकल वे में करने जाओगे अपनी बुक्स के अंदर, तो आपको जो टीडीएस का जो ग्रुप डिफाइन करना होगा वो करंट असेट डिफाइन करना होगा। एक्रूड इंटरेस्ट का ग्रुप भी करंट असेट होगा, याद रखिएगा, और इंटरेस्ट ऑन एफडीआर का ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। किस केस में क्या ग्रुप होगा, तभी जाके बैलेंस शीट में सही रिफ्लेक्शन जाएगा आपकी बुक्स के अंदर। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? अच्छा, एक सवाल इसके साथ साथ और आ गया साहब, सर क्या, कि अगर आप ये एंट्री पास करते हो जो आपको सामने दिख रही है, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग कैसे होगी, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाना है, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे दिखाना है। अगर मैं ये एंट्री पास करूंगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी जो मेरा पीएनएल बनेगा, ट्रेडिंग और पीएनएल, उसमें मेरा यहाँ पर बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन एफडीआर क्रेडिट हो जाएगा, उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से मैं अपनी इनकम बुक कर रहा हूँ 50,000 से। पहला रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा साहब? दूसरा रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट पे जाएगा, याद रखिएगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, आपकी करंट असेट में ये टीडीएस आके यहाँ पर जुड़ जाएगा 5,000 रुपए, और ये अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर आके जुड़ जाएगा 45,000 रुपए से, और ऑलरेडी एफडीआर जो कि इन्वेस्टमेंट में आपको नजर आ रहा होगा कितने से, 5 लाख रुपए। तो ये बैलेंस शीट में सारे आइटम वहां पर नजर आएंगे आपको, एक आइटम आपका इनकम में चला जाएगा। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंट्री ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। चलिए और सवाल पूछते हैं आपसे, आप खुद एनालिसिस करिएगा कि आप किस लेवल पर अभी खड़े हैं और क्या ये चीजें आपको आती है। अगर आती है तो आप प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं आती है तो सोचने की बात है।
कि इसको हमें कैसे इम्प्रूव करने की जरूरत, राइट। अगला सवाल, मान लो मेरे पास फर्नीचर है अपनी बुक्स के अंदर, किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में 10 लाख रुपए का। मेरे पास मशीनरी है किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में 5 लाख रुपए की। मेरे पास लैपटॉप है किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में 2 लाख रुपए का। और मेरे पास कार है, मोटर कार, 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये शुरू से हैं। शुरू से का मतलब 1 अप्रैल 2026 से है, और शुरू से लगाकर 31 मार्च 2027 तक ये अमाउंट ऐसे ही है, फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। मतलब ये पिछले साल से कैरी ऑन होकर आ रहे हैं फिगर, बीच में मैंने कोई एडिशन या डिलीशन नहीं किया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, आपसे ये बहुत ही टेक्निकल सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, कितना बनेगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। बैलेंस शीट में अगर मेरे पास 4 एसेट है, एफ है, फिक्स्ड एसेट्स है, और ये सारे साल के शुरू से हैं, तो इस साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। प्रैक्टिकल सवाल है, थ्योरी पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। टोटल जो आपसे पूछ रहा हूँ कोर अकाउंटिंग के सवाल। आप इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको बहुत साउंड नॉलेज होगा डेप्रिसिएशन। अदरवाइज मैं कह रहा हूं आप में से जितने भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं 80% फेल है, इसका आंसर नहीं दे सकते। You have to calculate depreciation as per the Income Tax Act. You have to calculate depreciation as per the Companies Act. अगर आप कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के, कंपनी में प्रेजेंट कर रहे हो आप, रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ कंपनीज एक्ट के अनुसार कैलकुलेट करिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से। अगर आप इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन के रेट्स पता होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, कौन कौन से ब्लॉक ऑफ असेट पर क्या डेप्रिसिएशन लगता है। फर्नीचर के ऊपर इनकम टैक्स की रेट बता रहा हूँ 10%, मशीनरी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट बता रहा हूँ 15%, हालांकि इसमें भी कैटेगरीज आ जाती है। लैपटॉप पे एक यूनिवर्सल रेट बता रहा हूँ 40%, और कार के ऊपर 15%, इसमें भी हालांकि अगर हायरिंग बेसिस पर है तो उसकी रेट अलग होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना डेप्रिसिएशन होगा। अभी आप देखिए, अगर ये साल के शुरू से मेरे पास एसेट है तो पूरा पूरा डेप्रिसिएशन होगा। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख फर्नीचर के ऊपर। मशीनरी पे 5 लाख का 15% कितना हुआ, 75,000। लैपटॉप पे 2 लाख का 40% कितना हुआ, 80,000। और कार के ऊपर 10 लाख का 15% कितना हुआ, 1.5 लाख। राइट, जोड़ो कितना होता है। तो 1 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 लाख। 2.5 लाख और 80,000 कितना हो गया, 330। और 330 और 75 कितना हो गया, 4,05,000। ये आपका आंसर टोटल डेप्रिसिएशन, अगर मैंने सही कैलकुलेट किया। तो हमेशा हमें याद रखिएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि एडिशन करेंगे तो वो 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान में रखना है कि वो लेस देन 180 डेज है या मोर देन 180 डेज है। कोई नई मशीनरी लेके आ रहे हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई बीच में आपने कोई एसेट बेच दी तो आपको उसका डिस्पोज ऑफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके आधार पर रेट्स का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तभी आप सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द आंसर इज 4,05,000, राइट। अब आपसे अगला सवाल इसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 6, कि आप मुझे बताइए कि आप इस ऊपर वाले सिनेरियो में, सिचुएशन में एंट्री क्या पास करेंगे अपनी बुक्स में, डेप्रिसिएशन की एंट्री बना के बताइए। चलिए मैंने निकाल दिया, आप एंट्री बनाइए। एंट्री में क्या होगा, ये जो टोटल है एक्यूमुलेटेड फिगर है, इससे हम डेप्रिसिएशन को क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का एक लेजर बना देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसका ग्रुप डालेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। इनकम टैक्स हमें देती है बिजनेस एसेट्स के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन की बेनिफिट्स। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,05,000, 1,75,000, चलो 1 लाख, 2.5 लाख, 330, 4,05,000 एग्जैक्ट है, राइट।
कई बार कंफ्यूजन होता है। मशीनरी, मशीनरी पर 75,000 लगा दीजिए, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम होती जाएगी जैसे जैसे आप डेप्रिसिएट करते जाओगे। और मशीनरी के बाद लैपटॉप, टू लैपटॉप कर दीजिए आप, कितने से? 80,000 रुपये से। तो डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट के ऊपर जो लगा रहे हैं, तो वो एसेट इंडिविजुअली क्रेडिट होती चलेगी और टोटल कंबाइंड फिगर से डेप्रिसिएशन आपका डेबिट आपको पास करना है। कई सारे लोग डेप्रिसिएशन के भी अलग-अलग लेजर बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन मशीन की, ये कतई ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल एंट्री पास करनी है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ये एंट्री कितनी कौन-सी तारीख को होगी और कौन से वाउचर में होगी? कभी भी ध्यान देना, डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में यानी 31 मार्च को पास करनी है एंट्री, और वाउचर हमेशा इसका F7 होगा, यानी आपको जर्नल में पास करनी है। ये एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, फाइनलाइजेशन का पार्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, राइट? चलिए एक सवाल और करता हूं मैं आपसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका अगला वीडियो आपको चाहिए तो मैं जरूर आपके लिए तैयार करूंगा। आपके यहाँ कमेंट नहीं आए तो मैं अपने आप को यहीं रोक दूंगा। ठीक है? अगली एंट्री मेरी, माना कि एक व्यक्ति है जो मेरे यहाँ जॉब करता है, उसका नाम है अनिल। उसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पे उसका है मान लो 80,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा इसको डीए मिलता है 20,000 रुपये पर मंथ, राइट? और इसके अलावा इसको सीसीए मिलता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, 10,000 रुपये पर मंथ। मेरा आपसे ये सवाल है, इसको दिवाली पे बोनस भी मिलता है 1,00,000 रुपए, दिवाली बोनस। इसे मैं पर एनम कंसिडर कर लिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अनिल की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितनी है सालाना, वो बताइए निकाल के। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, हैंड रिटन मैं आपको केस स्टडी पर डिस्कस कर रहा हूं, मेरे पास ये कहीं पर भी अवेयर के रखी हुई नहीं है, मन में आ रहा मैं आपके सामने डाल रहा हूं। और आपको इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, और ये रियल प्रैक्टिकल केस स्टडी है जो आपके सामने आएगी। व्हाट इज द ग्रॉस टैक्सेबल सॉरी सैलरी है ना, टैक्सेबल सैलरी, व्हाट इज द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ अनिल, कैसे निकालोगे आप? अनिल की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी क्या होगी? कभी भी ध्यान देना, हम जो ये ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी की बात कर रहे हैं, ये आपको एनुअल निकालनी है, मतलब सालाना, तो एनुअल सैलरी की बात हो रही। तो आपको हमेशा ये नॉलेज होना चाहिए कि अब देखिए ये सवाल सर आप घुमा रहे हो हमें। मैं कहा कैसे? बोले कुछ सवाल आप सर है ना जीएसटी के पूछ रहे हो, कुछ सवाल आप कोर अकाउंटिंग के पूछ रहे हो, कुछ सवाल आप इन्वेस्टमेंट के पूछ रहे हो। आपने नोटिस नहीं किया, मैंने तो कर लिया। कुछ सवाल आप फाइनलाइजेशन के पूछ रहे हो, कुछ सवाल आप सैलरी चैप्टर के पूछ रहे हो, इनकम के पूछ रहे हो, इनकम टैक्स के पूछ रहे हो। तो आपको क्या लगता है एक अकाउंटेंट खाली बुक कीपिंग के लिए हायर किया जाएगा और सीनियर अकाउंटेंट खाली आप एंट्रियां करो, परचेज सेल के बिल चढ़ाओ, रिसीव पेमेंट की एंट्रियां करो, बैंक स्टेटमेंट चढ़ाओ, बन गए अकाउंटेंट? सीनियर लेवल पे चले जाओगे? आपका दिमाग हर लेवल पे तैयार करना। जब आप बोलते ना ऑलराउंडर की कितनी कीमत होती है, अभी अभी भारत पाकिस्तान के मैच में आपको ये चीजें सब सामने आई है, ऑलराउंडर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। हमारे अकाउंटिंग फील्ड में भी ऑलराउंडर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑलराउंडर मतलब जीएसटी भी कर रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ मैं, बैंकिंग भी कर रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स भी देख रहा हूँ मैं, कंप्लायंसेस भी देख रहा हूँ मैं, पेरोल भी देख रहा हूँ मैं, तो मेरी वैल्यू ज्यादा होगी हमसे, वैल्यू भी ज्यादा होगी, दाम भी ज्यादा मिलेंगे। अपने आप को एक लिमिट तक आप कंप्रेस करके रखोगे तो फिर वो एक सिर्फ आप एक पहलू ही देख रहे हो उस बिजनेस का, कभी भी आप उस लेवल पे ग्रो कर ही नहीं पाओगे खुद को। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि यार सॉफ्टवेयर सीख लिया और अकाउंटेंट बन गया, ये कौन सीखेगा? सॉफ्टवेयर तो
सीखना मुश्किल काम नहीं है, 2 दिन का काम है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, ये सीखना आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द एनुअल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ अनिल? आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 12 करना है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 12। और आपको ये भी ध्यान में रखना, बेसिक सैलरी इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर 80,000 इंटू 12 कितना होता है? 9,60,000। डीए जो उसको मिल रहा है, डीए भी हमेशा टैक्सेबल होता है, महंगाई भत्ता, याद रखिएगा। तो 20,000 इंटू 12 बराबर कितना होता है? 2,40,000। सीसीए भी हमेशा, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, हमेशा टैक्सेबल होता है। तो ये 1,10,000 इंटू 12 बराबर 1,20,000। और बोनस भी हमेशा टैक्सेबल होता है जो आपको मिलता है। तो ये तो इंटू 12 नहीं करना, सॉरी, क्योंकि ये पर एनम है, तो इसको अब साल में एक ही बार मिला बोनस, तो इंटू 1 बराबर 1,00,000। टोटल कितना हुआ? अब देखिए 9,60,000 और 2,40, तो ये 12,00,000 तो ये हो गए। 12 और 12, 12 और 2 14, 14,20,000। तो ये है इसकी 14,20,000 ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। किसकी? अनिल की। जो आपसे सवाल पूछा गया, आपको सवाल का आंसर आना चाहिए, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, राइट? अब इसी के बनिस्पत में अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर अनिल अपने एम्प्लॉयर को, यानी मुझे ये बोलता है कि मैं तो सेक्शन 115 बीएससी में ही रिटर्न भरूंगा, यानी न्यू स्लैब में ही जाऊंगा, मैं तो, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे कोई खर्चे नहीं है, मैं कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करने वाला, तो मेरे को तो न्यू स्लैब में अपना आईटीआर भरना है इस साल सर। तो अगर अनिल ने हम अपना डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को दे दिया कि वो न्यू स्लैब में अपना आईटीआर भरने जा रहा है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अनिल की नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा इनकम टैक्स को लेके आ गया हूं। नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, मेरा ये सवाल है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी पे बातें की, नाउ नेट टैक्सेबल सैलरी क्या होगी? आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप न्यू स्लैब में इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे, हर 4-4 लाख पे 5-5% की आपको स्लैब बढ़ती हुई दिखेगी। पहले 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, पहले 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख, 4 से लगाकर 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख के ऊपर 30%। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, स्लैब नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है? नेट टैक्सेबल सैलरी क्या है? तो नेट टैक्सेबल सैलरी का मतलब ये हो गया कि इस ग्रॉस में से कोई डिडक्शन माइनस करो तो नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। अब इस केस में जो एटीसी से एटीयू के डिडक्शन तो आपको मिलने नहीं है न्यू स्लैब के अंदर, जो कि ओल्ड स्लैब में बेनिफिट्स मिलते हैं, और अनिल ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि मैं न्यू स्लैब में जा रहा हूं। सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पर अनिल को मिलने वाला है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो अनिल की जीटीएस है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी है 14,20,000, उसमें से अगर अनिल को स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, इसमें न्यू स्लैब में 75,000 का बेनिफिट है, तो वो माइनस कर दो 75,000। 14-20 में से 75 माइनस कर दिया तो नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। 14-20 में से 75 माइनस किया, कितना हुआ? 14 में से 75 माइनस करेंगे तो 13,25 आएगा, और 20 जोड़ दो 13,45, राइट? 13,45,000 रुपए इसकी नेट टैक्सेबल सैलरी होगी। 13,45,000। अब आपसे एक और सवाल है, 10वां सवाल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अनिल का टैक्स कितना बनेगा, इनकम टैक्स इस साल? 13,45,000 रुपए कितना टैक्स बनेगा, चलिए बताइए। ये सब चीजें आनी चाहिए। या मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अनिल का कितना टीडीएस पूरे साल भर में काटा गया होगा एम्प्लॉयर द्वारा? जो टीडीएस, वही उसी इस स्लैब को ध्यान में रखते हुए काटा गया होगा। तो 13,45,000 के ऊपर आपको ये टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अभी अभी मैंने, अब आपको स्लैब का नॉलेज होना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए 0 से 4 लाख तक 0% यानी नील, 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी ये 20,000 रुपए यहाँ पर आपका बन जाएगा। 8 लाख से 12 लाख तक देखिए वो ऊपर है, 12 लाख से भी ऊपर है, 10%। 8 से 12 का 10% 40,000 रुपए, यानी 12 लाख तक कमाने वाले का 60,000 का टैक्स बन गया। रिबेट का बेनिफिट इसको मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये 12 को क्रॉस कर गया है। और 12 लाख से लगाकर 1345 तक 15%। अब देखिए ये इसका ऊपर के मतलब 145 हो गए, 145 का 15% कितना होता है? हम लोग पूरी कैलकुलेशन यहीं पर कर लेते हैं, एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, देखिए पहली स्लैब का 0 बना, दूसरी स्लैब का 20,000 बना, तीसरी स्लैब का 40,000 बना और चौथी स्लैब में यानी 12 लाख से लगाकर 1345 यानी 145 का 15% 21,750 बना। इन सबको मैं टोटल करूं तो 81,750 रुपए का अनिल का टैक्स बनेगा। याद रखिएगा 21,750, इन सबको जोड़ो 81,750, ये अनिल का टैक्स बनेगा। ठीक है, अब एक और सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अनिल की नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? नेट टैक्स लायबिलिटी। सर ये क्या बात है सर, आपने अभी तो पूछा टैक्स कितना बनेगा, अब आप अपना सवाल घुमा रहे हो। सर यही तो बनेगी नेट टैक्स लायबिलिटी। गलत। हमेशा नेट टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो आपका टैक्स का अमाउंट, अगर कोई सरचार्ज लग रहा है और कोई सेस लग रहा है, तीनों को जोड़ो तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आती है। अब टैक्स का अमाउंट कितना है? 81,750 रुपए। सरचार्ज इस केस में बनेगा नहीं, 50 लाख से कम वालों का सरचार्ज नहीं बनता है, ध्यान देना। और हेल्थ और एजुकेशन सेस बनता है टैक्स प्लस सरचार्ज का 4%। तो सरचार्ज है नहीं, तो 81,750 का 4% कितना होता है? ये मल्टीप्लाई बाई ये 3270 रुपए, ये सरचार्ज बनेगा टैक्स पे टैक्स। तो आपका ये दोनों मिला के कितना होता है? 85,020 रुपए। ये आपका नेट टैक्स लायबिलिटी, एनटीएल। मैंने आपको वापस बोल रहा हूं, सवाल के आंसर आप दे दिए तो सामने वाला चिढ़ जाएगा। चिढ़ जाएगा मतलब उसको लगेगा कि अच्छा होशियार है, वो सवाल पे सवाल लेके आएगा। तो तैयारी वैसी होनी चाहिए कि सवाल पे सवाल ही नहीं आए, और आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हो। और बेट होता ना, इधर आई बोल, इधर आई, सारे चारों तरफ से बोले आ रही हो, वैसी तैयारी होनी चाहिए। राइट, तो दिस इज नेट टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? 15 सवालों की गणित शुरू की थी, 12वां सवाल। मुझे आप में से कोई व्यक्ति बताएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं? ये क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जीएसटीआईएन होता है, किसी भी व्यापारी का जीएसटी में एनरोलमेंट करने पर एक उसको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है 15 डिजिट का, जिसको कहते हैं जीएसटीआईएन। राइट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीएसटी नंबर में पांचवा डिजिट यानी फिफ्थ डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ डिजिट से आप क्या पहचान सकते हो? सर आप एक झटके में डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स पे आ गए, इनकम टैक्स से जीएसटी पे आ गए। जी हाँ, पांचवा डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है अगर हमसे ये पूछा जाए? या चलो छोड़ो, छठा डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, चलो बताओ। हम थोड़ा सा यहाँ पर घुमा देते हैं, नॉट पांचवा,
छठा डिजिट, ठीक है। आसान करते हैं आपके लिए थोड़ा सा मामला। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्स्थ डिजिट। तो कभी भी ध्यान रखना, सिक्स डिजिट जो है वो टाइप ऑफ एंटिटी को दिखाता है कि भाई किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का वो जीएसटी नंबर है। अगर सिक्स डिजिट में पी लिखा हुआ है तो इंडिविजुअल का है, यानी एक प्रोपराइटर का है, प्रोपराइटरशिप फर्म का है जीएसटी नंबर। अगर सिक्स डिजिट में सी लिखा हुआ है तो कंपनी का है। अगर सिक्स डिजिट में टी लिखा हुआ है तो ट्रस्ट का है। अगर सिक्स डिजिट में एच लिखा हुआ है तो एचयूएफ का है। अगर ए लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का है। अगर बी लिखा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है। अगर एस लिखा है तो सोसाइटी का है। तो सिक्स डिजिट हमेशा आपकी बिजनेस की कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से बिजनेस का जीएसटी नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज सिक्स डिजिट, राइट। कुछ सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मान लो ये है अरुण। अरुण का बिजनेस राजस्थान में है। राजस्थान से इनका बिजनेस गुजरात में चला गया, मतलब वहां पे भी चला गया। फिर ये महाराष्ट्र में भी अपना बिजनेस लेके गए। फिर ये बिहार में भी आ गए। फिर ये वेस्ट बंगाल में भी चले गए। लगभग मुझे सारे राज्यों से प्यार मिलता है। हर राज्य से स्टूडेंट्स हैं, मेरे से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मान लो ये 5 राज्यों में मेरा बिजनेस चला गया और मैंने पांचों राज्यों में अपनी ब्रांच लगा दी, यानी मैं मल्टी स्टेट ब्रांच बिजनेस में हूं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अरुण को जीएसटी नंबर यानी जीएसटीआईएन कितने लेने होंगे? आप में से जो जीएसटी की समझ रखता है उसने फट से आंसर दे दिया होगा। अरुण को स्टेट वाइज जीएसटी नंबर लेने होंगे, हर राज्य में जीएसटी नंबर लेने होंगे, हर राज्य। ध्यान देना, जितने राज्यों में आपके व्यापार उतने जीएसटी नंबर आपको लेने होंगे, राइट। अगला सवाल है मेरा, क्वेश्चन नंबर 14। अगर अरुण ने अपना बिजनेस राजस्थान में शुरू किया था और उस वक्त इसका बिजनेस छोटा था, तो इसने उस वक्त कंपोजिशन स्कीम ली थी। मान लो कोई ऐसा बिजनेस था जिसमें कंपोजिशन स्कीम ली थी। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में आप सब जानते हैं, मीडियम लेवल बिजनेसेस लेते हैं। इसमें आपको लेसर टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं, लेसन नंबर ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और टैक्स की रेट्स भी कंसेशनल होती है। तो काफी बेनिफिट होते हैं जब आप छोटे लेवल पे हैं तो कंपोजिशन स्कीम के। तो माना कि अरुण राजस्थान में कंपोजिशन स्कीम लेके बैठा हुआ है। अब अरुण को ये लग रहा है कि उसको अपना बिजनेस गुजरात तक पहुंचाना है, यानी गुजरात में भी ब्रांच डालनी है। तो क्या अरुण ऐसा कर पाएगा? मेरा सवाल है। टेक्निकल सवाल है भैया सारे। अगर कंपोजिशन स्कीम है मेरी किसी एक राज्य में, तो क्या मैं गुजरात में भी कंपोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम ले सकता हूं? क्या मैं गुजरात में बिजनेस कर सकता हूं? जीएसटी लॉ के मुताबिक हमेशा ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम मिलती है पैन नंबर के ऊपर, मतलब और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन नंबर पर मिलता है। और एक व्यक्ति का कितना पेन हो सकता है? एक ही हो सकता है। अभी ऐसा तो नहीं कि मैं 5 पेन होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, अभी नहीं होता, पहले वो लोग करते थे फर्जीवाड़ा बहुत सारा। मल्टीपल पेन बना देते थे टैक्स से बचने के लिए, या इनकम टैक्स की आइडेंटिटी में मल्टीपल आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते थे, जब तक आधार और पैन लिंकिंग वाला सिस्टम नहीं था। अब क्या हो गया, आपकी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है, तो आज की तारीख में जो पैन जिनसे आधार लिंक नहीं है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, वो काम नहीं करते हैं कहीं पर भी। आप उनको कहीं पर भी यूज करने जाओगे वो बताएगा कि ये पेन इनएक्टिव है। तो मतलब उसके बिहाफ पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो नहीं सकते। आप सिर्फ उसी पेन से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं जो कि आधार से क्या है, लिंक है। मतलब आधार से एक ही पेन लिंक हो सकता है।
राइट? इसका मतलब एक व्यक्ति का एक ही पेन हो सकता है। हाँ जी सर। अब अगर आपने उस पेन को यूज कर दिया राजस्थान में कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया है कि भविष्य में आप अब किसी और राज्य में न तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं, ना अपने राज्य में ले सकते हैं। आप सिंगल पेन सिंगल कंपोजिशन स्कीम का क्राइटेरिया याद रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम परिवार में या हमारे आस पड़ोस में ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना अपन, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसको लोग नहीं अच्छे लगते आसपास। मैं ही हूँ जो हूँ वो, या वो बोलते हैं ना कि मैं अकेला ही रहूंगा, उसको अकेला रहना पसंद है। कंपोजिशन स्कीम उसी व्यक्ति के जैसा है। ये बोलते हैं ना कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, यही रह सकती है। अपने साथ किसी दूसरी कंपोजिशन स्कीम को भी नहीं रखेगी, ना किसी रेगुलर स्कीम को रखेगी। यानी अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेके बैठे हुए हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि यार अब मैं मल्टी स्टेट में जाना चाहता हूँ, राजस्थान से गुजरात में जाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में जाना चाहता हूँ, हैदराबाद आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मैं अपना बिजनेस डालना चाहता हूँ। पहला काम आपको क्या करना होगा? आपको कंपोजिशन स्कीम से स्विच करना पड़ेगा और किधर जाना होगा? रेगुलर स्कीम में। अगर आप कंपोजिशन लेके बैठे हुए हो तो आप कोई और स्कीम ले ही नहीं सकते, आपका पैन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। आपको किसी और राज्य में रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। जैसे आप पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन के लिए REG01 भरने जाओगे, सॉफ्टवेयर बोल देगा कि इस पे ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम है राजस्थान में। तो आपको अलॉट ही नहीं होने वाली दूसरी स्कीम। इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंपोजिशन स्कीम लेके बैठे हुए हो और आप दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई करने जाओ किसी और स्टेट के लिए, नामुमकिन है। You have to switch from composition scheme to regular scheme. All right. Now the question number 15. एक व्यापारी है विपिन, कपड़े की दुकान है, क्लोथिंग का बिजनेस है इसका। अब देखिए जमाना कैसे चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं मैं कि एक जमाना था जब आप किसी एरिया में दुकान लगा के बैठे हैं, कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, ये मान लो आपकी दुकान है किसी एरिया में, ये काउंटर है और ये विपिन साहब बैठे हुए हैं और ये दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है विपिन इंटरप्राइजेज, विपिन क्या कहते हैं क्लोथ सेंटर, जो भी है। कस्टमर आते थे बेचारे, जिनको कपड़े खरीदने थे आपकी दुकान पे आते थे, आप वो ड्रेसें पहन पहन के देखते थे और वो आप रिटेलर हो, आप वो खरीदते थे और लेके जाते थे। अब समय कितना बदला है आप देखिए, हम किसी दुकान में जाते ही नहीं है, दुकानें हमारे घर तक आ जाती है। मतलब आज की तारीख में आप लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर बैठे शॉपिंग करते हो। धंधा चेंज हुआ है। और धंधा चेंज होने से, धंधे का पैटर्न चेंज होने से, वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे उनका धंधा मंदा भी हुआ है। अब वो लोगों को बेचारे को क्या, वो मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं दुकानों में। कस्टमर तो भटकते नहीं है मोबाइल लेके बैठे हुए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी अपॉर्चुनिटी बना लिया, हमारे जैसे लोगों ने, कि भाई जब आपके पास ऑफलाइन कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप कस्टमर के मोबाइल तक चले जाओ। रात को वो शॉर्ट देख रहा है, उसकी शॉर्ट में आपकी शॉर्ट भी नजर आए, वो अपने मोबाइल को जब भी स्क्रॉल करे और ओपन करे आप उसको नजर आओ। आप ये तो कर सकते हो, इसे कहता है डिजिटल मार्केटिंग। अब धीरे-धीरे बिज़नेस क्या होने लग गए, डिजिटल मार्केटिंग करने लग गए अपने प्रोडक्ट्स के, अपने बिज़नेस के प्रमोशन डिजिटली करने लग गए और इसका बेनिफिट उन बिज़नेसेस को होने लगा है। इवन अब बिज़नेसेस की सेल, जो लोग इस नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और डिजिटली अपने बिज़नेस को प्रमोट करने लगे हैं, उनकी सेल पहले के मुकाबले 2-2, 3-3, 5-5 गुना हो गई। इवन मेरा एक क्लाइंट है, एक लेडी है, मैं आपको उसका नाम नहीं लूँगा, उसका बिज़नेस भी नहीं बताऊँगा, लेकिन कोविड में, कोरोना काल में, हालाँकि वो साउंड फैमिली से है, लेकिन उ उसको बोलते हैं ना, कोरोना में हम सब पक गए थे घर बैठ-बैठ के। तो उसको उसको एक आइडिया आया कि भई मैं ये चीज़ एक आईडी बनाती हूँ मोबाइल में और ये चीज़ प्रमोट करती हूँ। उसने मोबाइल में आईडी बनाई और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट बना-बना के डालने लगी अपने प्रोडक्ट के। आज की तारीख में उसका 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। उसका पूरा अकाउंटिंग, ऑडिट का काम बेसिकली हम लोग ही देखते हैं। और कोई दुकान नहीं है और कोई हस्बैंड वगैरह का उनका अलग ही बिज़नेस है, उनका कोई रोल ही नहीं है। वो लेडी अपने मोबाइल फ़ोन से इतना टर्नओवर कर रही है। तो ये अपॉर्च्युनिटी खड़ी हुई। अब मेरा ये सवाल है कि अगर विपिन
जो कपड़े अपनी दुकान से बेचता था, अब उसको लग रहा है कि यार बिजनेस मंदा हो गया है, तो क्यों ना मैं अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन पे जाके अपनी प्रमोशनल ऐड करूं। अब उसने करना शुरू किया, और जैसे ही उसने करना शुरू किया, उसके पास एक ऑर्डर आया कर्नाटक से। ध्यान देना, कर्नाटका से एक ऑर्डर आया किसी रिटेलर का कि यार आपके प्रोडक्ट, आप मान लो आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप मुझे भिजवा सकते हैं 50 ये पीस, 50 ये पीस, 50 ये पीस। मैंने इन दोनों के बीच में डील हुआ, और इसने ऑर्डर लगा लिया कि मैं आपको रेगुलर ऑर्डर देता रहूंगा, आप मुझे बेचते रहना। अब विपिन क्या इसको कर्नाटक माल भेज सकता है? मेरा आपसे ये सवाल। विपिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि उसका इतना टर्नओवर नहीं है, उसका बिलो 40 लाख का टर्नओवर है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या विपिन राजस्थान का, सपोज उदयपुर का ही है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या विपिन राजस्थान से कर्नाटका माल बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भेज सकता है? अगर आप समझ रखते हैं जीएसटी की, तो आप बोलोगे नो। ये जिस तरीके की डीलिंग होने वाली है, इसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। जीएसटी लो का नियम सुन लो आप लोग ध्यान से। आप इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मेरा 40 लाख से कम टर्नओवर है तो मेरे को जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड होना है। जिस दिन आपने अपने राज्य से दूसरे राज्य माल भेज दिया, यानी इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, आपको 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। यानी विपिन ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लगने वाले दूसरे स्टेट के ऑर्डर पर गुड्स की सप्लाई कर सके विदाउट गेटिंग जीएसटी नंबर। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है। अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं तो कर रहा हूं काफी टाइम से, बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। जिस दिन पकड़ में आएंगे ना, वो सारा बकाया वसूली कर लेंगे। ये नियम कहता है कि इंटर स्टेट सप्लायर को, जो कि गुड्स की सप्लाई करते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या है? अनिवार्य, मैंडेटरी है। ऑलराइट, आई होप आपको ये 15 के 15 सवाल और उनके आंसर अच्छे लगे होंगे। मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ में आप अपनी ये राय भी जरूर दीजिएगा कि क्या इस तरीके की वीडियो आपको आने वाले टाइम में भी चाहिए। ये थे सीनियर अकाउंटिंग जॉब के लिए इंटरव्यू एफएक्यूज, जिस पर मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ। 2 चैनल है हमारे, दोनों को जरूर सब्सक्राइब करिए, कॉमर्स हब उदयपुर एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स। उस पे भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के और टैक्सेशन के हम लोग लेके आते रहते हैं। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, खरीदिए कोर्स, सीखिए और ग्रो करिए और खूब पैसा कमाइए। धन्यवाद।